क्लास 10 हिंदी सीबीएसई बोर्ड, और उसमें हमारी पुस्तिका है क्षितिज। और उसमें हम लोग पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 5 की जो हमारी पहली कविता थी या दंतरित मुस्कान, उसको पूरा किए थे। और हम लोग अब अपनी अगली कविता पे चलते हैं जो कि है फसल, है ना। तो इसको देख लेते हैं। तो पुराने बुक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फसल, ठीक है, इसके लेखक भी नागार्जुन है। तो एक बार हम लोग सारांश देखते हैं। शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कवि इस कविता से क्या कहना चाह रहे हैं। फसल, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। तो इसमें क्या है कि एक फसल जो उगती है, जो अन्न हम लोग खाते हैं, तो वो फसल कितनी मेहनत से, है ना, कितने परिश्रम के बाद हमारे पास पहुंचती है, कितना मतलब प्रकृति और मनुष्य दोनों उस पर हम कह सकते हैं कि कार्य करते हैं, या उन दोनों के कार्य का संयोजन, है ना। या फिर एक क्वेश्चन भी आया था कि समावेश, ऐसे करके एक शब्द आया था कि मनुष्य और प्रकृति इन दोनों के कार्यों का या परिश्रम के कारण ही जो फसल है वो उग पाती है, ठीक है। तो जो हम लोग अन्न खाते हैं, जो फसल खाते हैं, उसको बनने में, तैयार होने में कितनी मेहनत लगती है, ये कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, मतलब ये जो फसल होती है उसमें पानी होती है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा भी है, जैसे जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है या फिर जो फोटोसिंथेसिस होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें वाटर की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है, H2O की। तो वहाँ पर जो पानी होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उससे पत्ते खाना बनाते हैं और जिससे जो प्लांट्स है वो बढ़ते हैं। तो एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू होता है। तो फसल में ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, ढेर सारी नदियों का पानी लगता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा या गौरव, ठीक है। तो मतलब जो करोड़ों किसान हैं देश में या फिर पूरे विश्व में भी, जो जितने करोड़ों करोड़ों किसान होते हैं, वो सब उसको संजोते हैं, मतलब बीज लगाते हैं, रोपते हैं, फिर उस पर फिर हम देखते हैं कि फसल में फिर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, वो सारे प्रोसेस करते हैं। तो लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्शों की गरिमा, गौरव है, ठीक है। तो फसल को उगने में करोड़ों करोड़ों किसानों की मेहनत है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, ठीक है। तो जो खेत है, अलग अलग खेतों में अलग अलग मिट्टी होती है, उसमें अलग अलग तरह के फसल होते हैं, ठीक है। तो हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म या स्वभाव है, मतलब हजार हजार खेतों की जो मिट्टियां हैं उनमें ये फसल उगती है। तो यहाँ पर ये कवि बता रहे हैं कि ढेर सारी नदियाँ हैं, उनके पानी का जादू है, मतलब ढेर सारी नदियों का पानी लगता है, लाख लाख करोड़ों करोड़ों किसानों के हाथों का स्पर्श होता है, और एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की जो मिट्टी होती है उनके गुणधर्म, है ना, उनके स्वभाव होता है उसमें, है ना, मिट्टियों में उपजती है फसल। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि खेतों में फसल के उगने में कई कारण होते हैं, ठीक है, कई बातें मदद करती हैं जिसके कारण फसल उगती है। वे कहते हैं कि फसल को उगने में एक के नहीं, दो के नहीं, बल्कि कई सारी नदियों के पानी की आवश्यकता होती है। आगे कवि कहते हैं कि फसल तैयार होने में लाखों करोड़ों हाथों, तो लाखों करोड़ों जो किसान हैं, ठीक है, वो सब किसान जब अच्छे से फसल को उगाते हैं तो हाथों से स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो हाथों के स्पर्श होता है उनमें, अर्थात कई कई किसान और मजदूर, है ना, किसान के साथ साथ मजदूर भी। तो किसान हो या मजदूर हो, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों किसान और मजदूर कड़ी मेहनत से फसलों को अपने हाथों से तैयार करते हैं। उन सबके श्रम का गौरव इन फसलों में है। तो इन फसलों में उन सबके श्रम का गौरव है, उन सबके श्रम का गौरव इन फसलों में है। अलग अलग खेतों की मिट्टी अलग अलग फसलों के लिए आवश्यक है। इसी कारण कवि कहते हैं कि इन फसलों में हजार हजार खेतों की मिट्टी के गुणधर्म हैं। उसके बाद आगे कवि कहते हैं, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा, भरी काली सनली मिट्टी का गुणधर्म है। तो पहले वो बताते हैं कि फसल में क्या है, कई सारे नदियों का पानी लगता है, कई सारे हाथों, करोड़ों करोड़ों हाथों की गरिमा है, और तीसरा अलग अलग खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। तो फसल है क्या,
पानी का जादू है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास था कि हाथों का स्पर्श है, और तीसरा था मिट्टी का गुणधर्म है। तो यही फसल है। तो दोबारा कवि कहते हैं अगले स्टैंजा में, ठीक है, कि फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है, क्योंकि हज़ार हज़ार नदियों के पानी का जादू है वो। हाथों के स्पर्श की महिमा है या महत्व है, गरिमा है, उन हाथों के स्पर्श से, उनके गौरव से ही वो फसल उगी है। तो हाथों का स्पर्श है वो फसल। और अलग अलग मिट्टी का गुणधर्म है। यहाँ पर बस कुछ मिट्टियों के नाम दिए गए हैं, जैसे भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, संदली मिट्टी, ठीक है, का गुणधर्म है। रूपांतरण है सूरज की किरणों का। अब 3 के अलावा आगे बोलते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस में हमें क्या क्या चाहिए होता है। एक हमें सनलाइट चाहिए होती है, एक हमें वाटर चाहिए होता है, एक हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, और क्लोरोफिल चाहिए होता है, ठीक है। 4 चीज़ होते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर अब वो मिट्टी तो हो गई, ये हम लोग पानी हो गया, वाटर, ठीक है। उसके बाद सनलाइट, तो रूपांतरण है सूरज की किरणों का, क्योंकि सूरज की किरणें जो होती हैं उसी के कारण फिर वो खाना बनता है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो रूपांतरण है सूरज की किरणों का, तो किरणों से खाना बना, खाने से फसलें उगी, तो वही तो फसल बनी। तो सूरज की किरणें ही फसल, एक तरह से कवि कहना चाहते हैं। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। हवा कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो वो हवा भी बहुत ज़रूरी होती है खाना बनाने में, ठीक है। तो सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। थिरकन मतलब लहराना या नाचना। तो सिमटा हुआ मतलब संकोच है, मतलब उसमें हवा ही तो है, क्योंकि हवा से ही तो खाना बनने में मदद हो रही है, ठीक है, जिससे जो फसल है वो बढ़ रही है। तो सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। तो इसके अलग अलग अर्थ भी, अपेक्षाएं भी आप ले सकते हैं कि कवि क्या कह रहे होंगे। तो ये हमारे पास पूरी हुई। मतलब वो कवि कहना चाहते हैं कि जो हम लोग फसल खाते हैं, वो फसल कितनी मेहनत से, कितनी कड़ी मेहनत से किसानों, करोड़ों करोड़ों किसान, करोड़ों करोड़ों मज़दूरों के द्वारा, हज़ारों हज़ारों नदियों का पानी या ढेर सारी नदियों का पानी, और फिर सूरज है, उस सूरज और उसकी किरणें, हवा, फिर उसके बाद मिट्टी, मिट्टी के गुणधर्म, ठीक है। फिर उसको मतलब उसको अच्छे से तैयार करना, बीज बोने से पहले भी खेत की जो तैयारी होती है वो करना। तो बहुत मेहनत के बाद फसल उगती है, जो हम लोग अन्न और भोजन ले पाते हैं। तो ये कवि कहते हैं। इन पंक्तियों में कवि सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं कि फसल क्या है। फिर आगे कवि इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि फसल नदियों के पानी का जादू है। पानी के बिना फसलों का उगना असंभव है। आगे कवि कहते हैं कि फसल हाथों का स्पर्श है, अर्थात किसान मजदूर दिन रात कड़ी मेहनत के बाद फसल उगाते हैं। आगे कवि कहते हैं कि अलग अलग फसल अलग अलग मिट्टी में उपजती है, जैसे भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, संदली मिट्टी। अतः इन फसलों में अलग अलग मिट्टी के गुण स्वभाव प्रभाव छिपे हुए हैं। आगे कवि कहते हैं कि फसल सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप ही तो है, क्योंकि सनलाइट के कारण ही फिर वो खाना बनाते हैं। आगे कवि कहते हैं कि फसल सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है, क्योंकि फसल सूरज की किरणों की मदद से अपना खाना बनाते हैं और बढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि हवा की थिरकन सिमट कर इन फसलों में समा गई है, क्योंकि हवा में CO2 का ये प्रयोग करके खाना बनाते हैं और इससे और बढ़ते हैं ना, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है। सूरज और हवा दोनों इन्हें बढ़ाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास हुआ, आप इसको और भी पढ़ सकते हैं। हमने एक ब्रीफ में देखा कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं, और अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो 2025 में आए हैं, और 2024 के भी क्वेश्चन है। तो मिला के हमारे पास 6 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, फसल के लिए आवश्यक कारकों का उल्लेख अपने शब्दों में कीजिए। क्या क्या कारक हैं? तो फसल के लिए कई आवश्यक कारक है। तो पहले मैंने एक लाइन लिख दी है, फसल के लिए कई आवश्यक कारक होते हैं। पहला मिट्टी, मिट्टी से कई पोषक तत्व मिलते हैं, कई सारे मिनरल्स मिलते हैं, है ना, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश, इन सब से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और मानव का परिश्रम, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, फसल प्रकृति और मानव की सहभागिता, है ना, वो शब्द सहभागिता है, मतलब दोनों ही मिलकर, है ना, सहायता करते हैं फसल के उगने में, उपजने में। तो फसल क्या है? प्रकृति और मानव दोनों की सहभागिता है, ठीक है, का सर्वोत्कृष्ट रूप है, सर्वोत्तम रूप है, ठीक है। मतलब प्रकृति और मानव दोनों मिलकर कैसे कोई कार्य करते हैं, है ना, तो उसका सर्वोत्कृष्ट रूप है। ये कैसे? फसल कविता के संदर्भ में लिखिए। तो इस फसल कविता के संदर्भ में हमें बताना है। तो फसल के उपजने में प्रकृति और मानव दोनों का योगदान है। तो जब फसल उपजती है तो इसमें प्रकृति और मानव दोनों का योगदान होता है।
प्रकृति के तत्व जैसे मिट्टी, अब प्रकृति किस तरह से सहायता करती है, तो प्रकृति के तत्व जैसे मिट्टी, पानी, हवा, प्रकाश फसल के उपजने में मदद करते हैं। तो ये सब प्रकृति के तत्व हो गए। और मानव का परिश्रम है ना, करोड़ों हाथों का स्पर्श, तो मानव का जो परिश्रम है वो मानव की सहभागिता है ना, या भागिता है। तो फसल के उपजने में प्रकृति और मानव दोनों का योगदान है। प्रकृति के तत्व जैसे मिट्टी, पानी, हवा, प्रकाश फसल के उपजने में मदद करते हैं, उसी प्रकार मानव का परिश्रम भी सहायता करता है। अगला है, कवि ने फसल को पानी का जादू क्यों कहा है। तो कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि फसल पानी का जादू है। तो कवि ने फसल को पानी का जादू कहा है क्योंकि, ठीक है, तो पानी फसलों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। तो पानी क्या करता है, आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, ठीक है। पानी में भी मिनरल्स होते हैं सॉल्युबल, तो वो पोषक तत्व प्रदान करता है। तो पानी फसलों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, और पानी फसलों को अपना भोजन बनाने में मदद करता है। फोटोसिंथेसिस में डायरेक्ट वो मतलब इम्पॉर्टेंट होता है रॉ मटेरियल, ठीक है। तो पानी फसलों को अपना भोजन बनाने में सहायता करता है ना। अगला क्वेश्चन है, फसलें 2 पॉइंट है, तो मतलब 2 मार्क्स का है, तो 2 पॉइंट हमें कम से कम लिखना है। ओके, तो हम लोग पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, पैराग्राफ में लिख सकते हैं, तो राइटिंग में थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फसलें मानव की आधारभूत आवश्यकता से जुड़ी है और फसलों का आधारभूत तत्व है मिट्टी, ठीक है। हमारा आधार है, हम जी पा रहे हैं, फसल, अनाज, इनके कारण, भोजन के कारण हम जीते हैं, तो ये हमारा आधार है। और फसलों का जो आधार है वो मिट्टी है, क्योंकि वो मिट्टी में उपजती हैं, खेतों में मिट्टी में उपजती हैं। तो फसलें मानव की आधारभूत आवश्यकता से जुड़ी हैं और फसलों का आधारभूत तत्व क्या है, तो मिट्टी है। वर्तमान जीवन शैली ने अनेक रूपों से इस मिट्टी को प्रभावित किया। हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा सॉइल का डिग्रेडेशन हुआ है ना, तो जो मिट्टी है वो कई तरह से प्रभावित हुई है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और केमिकल्स के कारण। तो वर्तमान जीवन शैली ने अनेक रूपों से इस मिट्टी को प्रभावित किया है। फसल कविता के संदर्भ में इन प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो फसल कविता के संदर्भ में आप बताइए कि किस प्रकार मानव क्रियाओं ने या आधुनिक जीवन शैली ने इसे प्रभावित किया है। तो 2025 तो 2 मार्क्स का है। तो यहाँ पर वर्तमान जीवन शैली ने मिट्टी को प्रभावित किया। आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं पॉइंट से, पर पहले मैंने एक लाइन लिख दी, उसके बाद हम लोग पॉइंट वाइज शुरू करेंगे। तो वर्तमान जीवन शैली ने मिट्टी को प्रभावित किया है, तो क्वेश्चन से थोड़ा एक लाइन ले ले, ऐसा नहीं पूरा लाइन ले लेंगे, तो पूरा लाइन लेंगे तो कई बार 15-20 शब्द उसी में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग छोटी लाइन ले सकते हैं पॉइंट वाइज शुरू करने के लिए। आप डायरेक्ट भी पॉइंट वाइज शुरू कर सकते हैं, अलग अलग तरह से आप देख सकते हैं। तो वर्तमान जीवन शैली ने मिट्टी को प्रभावित किया है। पहला, कृषि में रसायनों और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से मिट्टी प्रदूषित होती है, ठीक है। तो जो रसायन होते हैं, कीटनाशक दवाई होते हैं, अगर उनका हद से ज़्यादा प्रयोग होता है तो मिट्टी बहुत प्रदूषित होने लगती है। तो कृषि में रसायनों और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से मिट्टी प्रदूषित होती है। दूसरा, फसलों की निरंतर उत्पत्ति से मिट्टी की उर्वरता क्षीण होती है। उर्वरता मतलब उपजाने की क्षमता, ठीक है। जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो कम होती रहती है ना। उर्वरता जो क्षमता होती है वो कम होती है। तो फसलों की निरंतर उत्पत्ति से बार बार फर्टिलाइजर डाल के उत्पन्न करना, उपजना, फिर हार्वेस्ट करना, फिर फर्टिलाइजर डालना, फिर उपजाना, तो इससे क्या होता है कि जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है, ठीक है, जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है, क्षीण होती जाती है। तो फसलों की निरंतर उत्पत्ति से मिट्टी की उर्वरता क्षीण होती है। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2025 का था। अब जो 2 क्वेश्चन है वो 2024 के हैं, 2 मार्क्स 25 से 30 शब्द। तो देखते हैं, फसल कविता में कवि ने फसल के बारे में क्या कहा है। फसल उपजाने में अपेक्षित तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो जो फसल कविता है उस कविता में कवि ने फसल के बारे में क्या कहा है, ठीक है। और फसल उपजाने में अपेक्षित तत्व मतलब जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, अपेक्षित तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न हमारे पास हैं कि फसल कविता में कवि ने फसल के बारे में क्या कहा है और फसल उपजाने में अपेक्षित तत्वों का हमें उल्लेख करना है। तो फसल के उपजने में कई कारकों का योगदान होता है, ठीक है। तो नदियों का पानी है ना, तो फसल कविता में कवि ने फसल के बारे में क्या कहा है, तो क्या कहा है, तो ये कहा है कि कई कारकों का योगदान होता है फसल के उपजने में, है ना। तो एक पहला जो हमारा पार्ट है उसके बारे में हम लोग ये एक लाइन लिख सकते हैं कि फसल के उपजने में कई कारकों का योगदान होता है, और फिर फसल उपजने में अपेक्षित तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो कौन से तत्व होते हैं अपेक्षित तत्व, तो कई नदियों का पानी या नदियों का पानी लिख सकते हैं, 1000 खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, सूर्य का प्रकाश, हवा, लाखों करोड़ों मनुष्यों का परिश्रम। तो थोड़े
शब्द ज़्यादा हो जाए, क्योंकि 25-30 शब्द थे तो मैंने पूरा लिख दिया मार्किंग स्कीम से। जैसे हज़ारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, अगर मिट्टी भी लिख सकते थे अगर शब्द ज़्यादा होते, पर यहाँ शब्द कम थे तो मैंने इसको थोड़ा विस्तार सहित लिख दिया है। लास्ट क्वेश्चन है 2024 2 मार्क्स 25 से 30 शब्द कि फसल कविता सामूहिक कार्य का अच्छा उदाहरण है, इस कथन पर टिप्पणी। सामूहिक कार्य तो किसका? तो प्रकृति और मानव। जो सहभागिता का प्रश्न आया था क्वेश्चन नंबर 2 में, उसी से मिलता जुलता है। तो देखिए क्वेश्चंस अलग अलग होंगे, है ना, सेंटेंस अलग अलग होंगे, लेकिन जो उनका अर्थ होगा या उनकी हम लोग कह सकते हैं उन पर जो कॉन्सेप्ट होगा वो एक जैसा ही होगा। तो आप आंसर्स को देखिएगा, पर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाएंगे 2026 में। इससे मिलते जुलते आ सकते हैं, या थोड़े नए भी आ सकते हैं, पर मिलते जुलते भी आ सकते हैं। तो इसलिए हमें अच्छे से उसको एनालाइज करना है, कॉन्सेप्ट ले लेना है, फिर अपने शब्दों में क्वेश्चन के अनुसार हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो फसल कविता सामूहिक कार्य का अच्छा उदाहरण है, इस कथन पर टिप्पणी लिखिए। तो फसल के उपजने में प्रकृति और मानव दोनों का योगदान है। तो पहले एक ये लाइन लिख दी, उसके बाद प्रकृति के भी कई तत्व फसल के उपजने में सहायता करते हैं। तो पहले प्रकृति का भी योगदान है और मानव का भी। तो प्रकृति के भी कई तत्व फसल के उपजने में सहायता करते हैं, जैसे मिट्टी, पानी, हवा और सूर्य का प्रकाश। उसी प्रकार मानव का परिश्रम भी सहायता करता है। तो जो मानव का परिश्रम है वो भी सहायता करता है। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर पूरा किया। पिछली वीडियो में हमने यह दंतुरित मुस्कान कर ली थी। हमने इस वीडियो में फसल के बारे में शॉर्ट में समझा है ना, आपको और प्रैक्टिस करनी है इसकी, है ना, आंसर राइटिंग में। और इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं। अब एक बार पीडीएफ में हम लोग देख लेते हैं, एक बार सारांश देख लेते हैं, सारांश देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन है, एक बार लैंग्वेज देख लेंगे, और फिर हमारा अगला जो कविता है, अगली कविता है संगतकार, हम लोग उसको देखेंगे। और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग क्लास 10 CBSE हिंदी में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये कविता है, तो कुछ मैंने यहाँ पर अर्थ लिख दिया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि खेतों में फसल के उगने में कई कारण होते हैं, कई कारक होते हैं। इसको आप देख सकते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं, ये कविता है हमारे पास, तो ये रहा। उसके बाद ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, है ना, 25 से 30 शब्द में, है ना। और पोषक, आवश्यक, है ना, परिश्रम, प्रकाश, इन सब अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। शॉर्ट में आपको लिखना है। फिर उसके बाद ये हमारे पास सेकंड है, इसको आप देख सकते हैं, सर्वोत्कृष्ट, है ना। ये सब कुछ शब्दों का आप ध्यान रख सकते हैं, इनका अर्थ भी आपको ध्यान रखना है। फिर पानी का जादू क्यों कहा गया, आप पॉइंट वाइज इसमें लिख सकते हैं। 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट कम से कम आप लिख सकते हैं। फिर कैसे प्रभावित हुई है मिट्टी, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर पहले एक लाइन लिख दी है, फिर पॉइंट वाइज लिखा है, शुरू में पॉइंट वाइज नहीं लिखा। शुरू में भी आप लिख सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। ये 5वां क्वेश्चन है, ये 2024 का है, वही 2 मार्क्स 25 से 30 शब्द। और ये 6वां क्वेश्चन है, 25 से 30 शब्द, 2 मार्क्स का। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग अपना अगला कविता देखेंगे, जो कि है संगतकार। और इसी तरह धीरे धीरे क्लास 10 हिंदी में आगे बढ़ेंगे।